हमने इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट और एवरेज रिएक्शन रेट दोनों ही पढ़े हैं, ग्राफिकली भी पढ़े हैं, और हमने पढ़े हैं लेकिन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स. बट नाउ वी आर गोइंग टू मेजर द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट्स ग्राफिकली विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स. सो ये मैंने ग्राफ बनाया है जिसमें आप देख सकते हो इधर मोलर कंसंट्रेशन है और इधर टाइम है, और ये ग्राफ इस तरीके से बना है. ये ग्राफ मैंने बनाया है प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन और टाइम को लेके. ओके, नाउ इन अ केमिकल रिएक्शन नॉर्मली वी स्टार्ट विद द रिएक्टेंट्स. हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं स्टार्टिंग में, और अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो रिएक्टेंट्स ही होंगे, प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं बनते इनिशियली. तो दोनों ही इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट्स जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं ज्यादातर रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इनिशियली हमारे पास प्रोडक्ट्स तो होते नहीं है. तो बेटर रहता है कि हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट्स और एवरेज रिएक्शन रेट्स को रिएक्टेंट्स की फॉर्म में ही पढ़ें. लेकिन हम ग्राफ तो बना ही सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाए हैं स्टडी करने के लिए रिएक्शन रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स. सो चाहे वो ये ग्राफ हो या वो प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में हो या वो रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में हो, दोनों ही ग्राफ ये दिखाते हैं कि ये ग्राफ लीनियर नहीं है. लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. ओके, ये कर्व की फॉर्म में, ये ऐसे कर्व था और वो यूं ऊपर की तरफ था कर्व. तो कर्व है, इसका मतलब क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो रिएक्शन रेट है वो कांस्टेंट तो है नहीं. कांस्टेंट नहीं है तो टाइम के साथ चेंज भी होता है. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी. अब इस ग्राफ को देख लेते हैं, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है. वही चीजें बता रहा है जो पहले बताई थी. अब आप देख सकते हो ये जो मैंने डॉटेड डॉटेड बनाए हैं ना इधर इस साइड पे, ये T1 T2 और X1 X2 लेके ये एवरेज रेट को शो करते हैं. तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं एवरेज रेट कैसे पता चलता है. डिफरेंस इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज और प्रोडक्ट स्पीसीज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस इन द टाइम. तो मैंने T1 पे देखा तो X1 मोलर कंसंट्रेशन थी प्रोडक्ट की, T2 पे देखा तो X2 मोलर कंसंट्रेशन थी प्रोडक्ट्स की. तो एवरेज रेट क्या होगा? एवरेज रेट विल बी इक्वल टू X2 माइनस X1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. तो ये तो था एवरेज रेट. अब आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस रेट पे. तो हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि जब हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट जानना चाहते हैं तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जानते हैं टाइम की. तो ये वो मैंने इंस्टेंट लिया है टाइम का, तो इससे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है इस कर्व तक. तो मुझे इस पॉइंट पे जानना है कि इस पॉइंट पे, इस टाइम के इंस्टेंट पे क्या रिएक्शन रेट रहेगा, मतलब इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट जानना चाह रही हूं मैं. तो मैंने पहले भी बताया था इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट जानने के लिए हमें बनाना पड़ता है एक टेंजेंट. तो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगी तो ये बनेगा, और इससे फिर मैंने डॉटेड करके स्लोप बना दिया. तो रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट विल बी गिवन बाय दिस स्लोप, जो कि मैं पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूं कैसे निकालना है. Now we are going to do a few numericals based on average and instantaneous reaction rates. So first one is here. Question है, nitrogen dioxide NO2 reacts with fluorine F2 to form nitrile fluoride NO2F according to this reaction. The reaction is given here. Okay. Now you have to calculate, you have to find out, or you have to write the instantaneous rate of reaction in terms of. ये इनकी टर्म्स में हमें रिएक्शन रेट को लिखना है. तो ये न्यूमेरिकल जस्ट आपको ये बताने के लिए है कि रिएक्शन रेट को, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट को किस तरह से हम रिएक्टेंट की फॉर्मेशन की टर्म्स में और प्रोडक्ट की डिसअपीयरेंस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं. तो सबसे पहले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F, ये है आपका प्रोडक्ट. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ योर प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव साइन लगेगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं तो स्मॉल d लगाएंगे हम. ये मोलर कंसंट्रेशन आपकी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की आ गई डिवाइडेड बाय द dt, दैट इज द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम. नाउ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, माइनस साइन लगाया मैंने यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डिसअपीयर हो रहा है रिएक्टेंट. जब हम रिएक्शन रेट बताते हैं तो हम माइनस साइन लगाते हैं, क्योंकि रिएक्शन जब चलती है तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटती चली जाती है, इसीलिए हम माइनस साइन लगाएंगे. तो इंस्टेंटेनियस रेट है इसलिए स्मॉल d, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द reactant divided by dt, and same is for F2. I hope you understand this numerical.
सेकेंड न्यूमेरिकल पे, तो क्या न्यूमेरिकल है ये? द रिएक्शन 3A gives 2B plus C is carried out in a closed vessel. The rate of disappearance of A minus dA upon dt is 0.01 mole per liter per second. Calculate dB by dt. मतलब हमारे पास एक रिएक्शन है, ये रही, और हमें दे रखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A जिसकी वैल्यू है 0.01 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और हमें बताना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B. तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली रेट होगा ये, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कैसे लिखना है, तो फिर से बता देती हूँ. रेट इज इक्वल टू मोलर चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि ए रिएक्टेंट है इसलिए मैं रिएक्टेंट बोल रही हूँ. चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, एंड यहाँ मैंने माइनस साइन प्लेस किया है क्योंकि ये रिएक्टेंट है. और 1/3 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवीजन में लिखते हैं, तो इसलिए मैंने 3 जो यहाँ लिखा था यहाँ पे 1/3 कर दिया स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को. ऐसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी के लिए लिखूंगी चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. 1/2 लिखा है क्योंकि यहाँ पे 2 स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है. सी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, वहां पे सिंपली dc/dt लिखा है क्योंकि यहाँ पे सी के आगे कोई स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी. वो क्या है, किसके इक्वल है? 2/3 dA/dt के. यहां से मैंने एक निकाला है इसको रीअरेंज करके, और मैंने न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रही यहाँ पे मैंने ये माइनस साइन प्लेस नहीं किया है क्योंकि मैंने आपको बताया था माइनस साइन सिर्फ आपको इंडिकेट ये करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रही है. इसका कोई न्यूमेरिकल इफेक्ट नहीं है, इसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इस माइनस साइन को नहीं इंडिकेट करेंगे. तो मैं dB/dt की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो मुझे ये फॉर्मूला बनाना है, तो मैंने यहां से बनाया. dB/dt किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, तो इस 2 को मैं यहां ले आई, तो dB/dt विल बी इक्वल टू 2/3 dA/dt. तो यहां से रीअरेंजमेंट करके मैंने ये वाला फॉर्मूला निकाला है. देन 2/3 इंटू ये वाली कंसंट्रेशन तो हमें दे, ये वाला तो दे ही रखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, सॉरी ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए तो दे रखा है, ये वैल्यू, तो मैंने ये यहाँ पुट कर दी, तो ये मेरा आंसर आ गया. ओके, इट्स वेरी इजी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. सेकंड न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, वो भी कुछ इसी तरह का ही है. केमिकल रिएक्शन है, 2A gives 4B plus C, गैसेस फेज में है, क्लोज वेसल में हो रही है ये रिएक्शन. तो कंसंट्रेशन जो B की है वो इंक्रीज हो रही है. इट वाज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय दिस. उसकी जो भी इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन थी, जो भी थी, आपको पता है प्रोडक्ट है तो उसकी कमी होगी, तो वो बढ़ के 5 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर हो गई 10 सेकेंड के अंदर. तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? पहली चीज कैलकुलेट करनी है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, और दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए. तो उसी तरीके को फॉलो करेंगे. रिएक्शन ये है तो उसका रेट ये होगा. देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, रिएक्टेंट है तो मैंने माइनस साइन लगाया और 2 को नीचे लिख दिया, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे आता है. ऐसे यहाँ पे बी है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा. ये मैंने गलती से प्लेस कर दिया है, यहाँ माइनस साइन नहीं आएगा, और मैंने 4 को यहाँ प्लेस कर दिया है नीचे, यहाँ माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है. और सी के सामने कोई स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, इसीलिए मैंने आपको इसको सिंपली लिखा है. तो अब निकालते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकालना है, तो कैसे निकलेगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी को हमें अब कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जो है आपका फॉर्मूला बनता है 5 इंटू 10⁻³ क्योंकि गिवन है ये. देखो ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है. इसने बताया है आपको कि जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है इसमें, तो ये आगे आपकी मोलर कंसंट्रेशन कितने टाइम में हुई? 10 सेकंड में हुई, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया. इसको कैलकुलेट करके मेरे पास ये आंसर आ गया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी. इसमें हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वैल्यूज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, लेकिन इससे हम ये दूसरी वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं. तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए पे आ जाते हैं हम. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ देखो, यहाँ से हम इस पोर्शन में से फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है. रेट हमें निकालना है d माइनस dA/dt निकालना है. वो किसके इक्वल आएगा? 2 को उधर ले जाएंगे, 2/4 dB/dt. तो ये बन गया फॉर्मूला. ओके, तो 2/4 dB/dt. dB/dt क्या आया? ये रहा ऊपर, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. ये देखो मैंने पुट कर दी है और ये आंसर आ गया है.
सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ये बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि वैल्यू क्या दे रखी है क्या नहीं दे रखी है।